हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म। और यह प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मतलब है कि उसमें से लाइट क्रॉस हो सकती है। तो प्रिज्म के बारे में, ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन जो है ट्रायंगुलर होता है, इस तरह का। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। इसका मैंने 3 डायमेंशन डायग्राम ये बनाया है। अब इसमें आपको देखकर बताओ, अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको समझ में आ रहा है तो इस प्रिज्म में कितने रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं आपको। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस प्रिज्म में आपको कितने नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल कितने नजर आ रहे हैं। ओके, 1 2 3, तो रेक्टेंगल 3 है। और ट्रायंगल कितने नजर आ रहे हैं, 2। तो यहाँ इस प्रिज्म में 3 रेक्टेंगल है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है। तो टोटल इस प्रिज्म में 5 सरफेसेस है। इस तरह का ये प्रिज्म है। और इसकी अगर प्रिज्म की ये लेंथ मैं कंसीडर करूं L, तो इसका मतलब ये है, अगर इसका 2 डायमेंशनल में डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा ये प्रिज्म, इस तरह से। यहाँ पर इस प्रिज्म का फ्रंट फेस ये है और ये कॉपी के बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसकी लेंथ जो है कॉपी के परपेंडिकुलर है। तो ये प्रिज्म का डायग्राम है। तो मेरे ख्याल से प्रिज्म कैसा होता है इसका डायग्राम विजुलाइज हो गया। अब हम बात करते हैं, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। मैं कंसीडर करता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। अब यहाँ इस प्रिज्म में सराउंडिंग में एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। सब तरफ एयर है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर दे रखा है। अब इसमें प्रिज्म पर लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। मान लो इस प्रिज्म पर लाइट इस एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है और यहां से रिफ्रैक्शन होकर ऐसे जाती है, फिर दूसरी सरफेस से यहां एक बार लाइट एंटर की तो लाइट का एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ, फिर यहां से लाइट एंटर करने के बाद यहां से इमर्ज होगी, एक और बार रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट का इन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, और इन दो सरफेसेस के बीच का ये एंगल कैपिटल ए के सिंबल से हमने डिनोट किया और इस एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। इस एंगल को कहा जाता है प्रिज्म एंगल। अब प्रिज्म एंगल का मतलब क्या है, देखिए, कैपिटल ए प्रिज्म और वर्टेक्स एंगल। तो प्रिज्म या वर्टेक्स एंगल कहते हैं, इसका मतलब है प्रिज्म एंगल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रिज्म की जिन दो सरफेसेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दो सरफेसेस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन सरफेसेस फ्रॉम व्हिच लाइट रिफ्रैक्ट। तो लिखें इसकी डेफिनेशन प्रिज्म एंगल की, एंगल बिटवीन सरफेसेस फ्रॉम व्हिच लाइट रिफ्रैक्ट। तो लाइट का जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है उन दो सरफेसेस के बीच के एंगल को हम प्रिज्म एंगल कहते हैं और इसको इन जनरल कैपिटल ए के सिंबल से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस से हुआ है। अब देखो इसके बारे में और चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये प्रिज्म पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, अब प्रिज्म पर लाइट इस सरफेस पर पहले इंसिडेंट हुई, तो इस सरफेस का नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा प्रिज्म के लिए। अब ये बताओ, क्या इस पॉइंट पर लाइट का TIR होना पॉसिबल है क्या। ये लाइट इंसिडेंट लाइट एयर में है ना, तो एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये रेयर मीडियम है। तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पर लाइट का TIR किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम में है तो उसका रिफ्रैक्शन कभी भी, उसका TIR कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट होगी ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी ना। तो यहाँ लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे डिविएट हो जाएगी, इस तरह से डिविएट हो गई, नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी और ये एंगल हम मान लेते हैं R1 के इक्वल है। इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ
एंगल है रिफ्रैक्शन एंगल, वो R1 हमने कंसीडर किया। अब यहां से लाइट बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो बी पॉइंट पर वापस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करें। अब बी पॉइंट पर लाइट पहुंची तो बी पॉइंट पर सरफेस का नॉर्मल ये है, और बी पॉइंट पर इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को मैं मान लेता हूं R2 के बराबर है। अब इस बी पॉइंट पर TIR होना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है ना, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिज्म के अंदर है, मतलब डेंसर मीडियम है, तो इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में, तो यहाँ TIR होना पॉसिबल है। और TIR कब होता है? जब R2 एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। इफ R2 एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इस पॉइंट पर लाइट का TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हम वो केस कंसीडर कर रहे हैं कि इफ R2 is less than equal to C, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो R2 लेस देन C है, ये हमने कंसीडर करा, ये केस कंसीडर करेंगे हम। तो R2 अगर लेस देन C है तो लाइट इस तरह से इमर्ज होगी। अब लाइट इमर्ज होगी तो ये इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में, इमर्जेंट लाइट रेयर मीडियम में होगी, तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से ये इमर्जेंट लाइट नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी। और ये जो एंगल है इसको E के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस E को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। और इस वाली रे को इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है। अब देखिए इन तीनों में कुछ रिलेशन होता है। एक तो यहां पर अगर हम इस A पॉइंट पर डिविएशन निकालें तो कितना आएगा? A पॉइंट पर डिविएशन में I और R1 में I बड़ा है ना, तो डिविएशन कितना होगा? डिविएशन एट A पॉइंट I माइनस R1। रिफ्रैक्शन के लिए डिविएशन का फॉर्मूला ये था। अब ये डिविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था ना, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, ये ऐसे रोटेट हुई तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुई, तो ये डिविएशन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। A पॉइंट पर डिविएशन क्लॉकवाइज आया। अब B पॉइंट पर डिविएशन निकालेंगे तो B पॉइंट पर E बड़ा है R2 से, तो B पॉइंट पर डिविएशन क्या होगा? E माइनस R2। अब इसका डायरेक्शन समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसके लिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, तो ऐसे रिपीट हुई ना है, तो ये भी डिविएशन क्लॉकवाइज है, तो दोनों डिविएशन क्लॉकवाइज है। अब अगर हमें प्रिज्म से टोटल डिविएशन निकालना है तो इन दोनों डिविएशन को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिविएशन होगा A डिविएशन प्लस B डिविएशन। नाउ इससे मतलब क्या हो गया? अब अगर हम टोटल डिविएशन निकालें तो क्या आया? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के बराबर। कर इसको नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोनों ही। देखिए अभी मैंने यहाँ लिखा है टोटल डिविएशन ये आया। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कैपिटल ए का मतलब प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, ये ज्योमेट्री से आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, ब्रैकेट की वैल्यू ए रख दी, तो डिविएशन का फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला है ना R1 प्लस R2, इसका डेरिवेशन कर रहा हूं। तो यहाँ लाइट इस तरह से गई थी, ये एंगल R1 था, ये R2 था, ट्राइंगल का ये एंगल मैंने x के बराबर मान लिया। अब हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। एक इक्वेशन ये बनाई, दूसरी इक्वेशन हम इस तरह से बनाएंगे
कि ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि ये राइट तो नॉर्मल है, ये तो लाइन नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब देखो ये दोनों एंगल 90 है, ये एंगल प्रिज्म एंगल के बराबर है, तो अगर ये दोनों एंगल इस पॉलीगन में 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, किसका, a प्लस एक्स बराबर 180 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से प्रिज्म एंगल की वैल्यू कैलकुलेट की। क्लियर हुआ? चलिए, तो डेविएशन का एक फॉर्मूला था। अब दूसरी चीजों पर आते हैं। जैसे ये जो ए पॉइंट है, इस पर स्नेल लो लगाता हूं, ये एंगल आई था, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, प्रिज्म का म्यू था। अब इस पॉइंट पर स्नेल लो लगाएंगे ए पॉइंट पर, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 1 into sin i is equal to म्यू into sin r1। ये ए पॉइंट पर स्नेल लो की इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से बी पॉइंट पर स्नेल लो की इक्वेशन लगाऊंगा, तो क्या बनेगी, यहां इस बी पॉइंट पर ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। अब बी पॉइंट पर स्नेल लो की इक्वेशन लगाई, तो 1 into sin e is equal to म्यू into sin r। ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास प्रिज्म से रिलेटेड को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो तो इक्वेशन ये है, तीसरी एक डेविएशन का फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था, और फोर्थ वन प्रिज्म एंगल बराबर r1 plus r। इन जनरल सारे क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड इन इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें इन इक्वेशंस का यूज लेंगे हम। अब देखो प्रिज्म से लाइट का डेविएशन हमें निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म एंगल गिवन है, तो हमें इस प्रिज्म से लाइट का डेविएशन निकालना है, किसके इक्वल होगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेविएशन निकालना है ना। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, डेविएशन बराबर था फॉर्मूला i प्लस e माइनस प्रिज्म एंगल। अब मुझे क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल नॉन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉन है, e अननोन है बस। अगर किसी तरह से e निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब e को निकालने के लिए पहले हम a पॉइंट पर स्नेल लो लगाते हैं। a पॉइंट पर स्नेल लो की इक्वेशन अभी क्या बताई थी, अब इसमें वैल्यू रखें, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 into sin r1। तो r1 इससे कितना आ गया, 30 डिग्री। r1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब r1 की वैल्यू नॉन है तो r2 निकाल सकते हैं, क्योंकि r1 प्लस r2 कितना होता है, प्रिज्म एंगल के बराबर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री प्लस r2 प्लस 75 डिग्री, तो अब यहां से r2 कितना आ गया, 45 डिग्री। ये R2 की वैल्यू आ गई। अब R2 की वैल्यू आने के बाद हम B पॉइंट पर स्नेल लो लगा दें। जैसे A पॉइंट पर स्नेल लो लगाया था उसी तरह से B पॉइंट पर स्नेल लो की इक्वेशन क्या थी, 1 into sin E is equal to म्यू into sin R2। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से E आ जाएगा, और E आते हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन, sin E म्यू की वैल्यू √2 और r की वैल्यू थी से हमारे पास 45, तो अब इससे e बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब e 90 डिग्री आया तो डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन का फॉर्मूला है i प्लस e माइनस प्रिज्म एंगल। तो ये आंसर आ गया 60 डिग्री। तो देखो मैंने कितना अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन में चारों इक्वेशन का यूज किया है। इस तरह का क्वेश्चन है तो डेविएशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो प्रिज्म पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है किसी एक सरफेस पर। जैसे ये प्रिज्म है, इस पर एक सरफेस पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, चाहे रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो। और आई जीरो है तो R1 भी जीरो होगा स्नेल्स लॉ से। अगर I बराबर जीरो है तो R1 जीरो होगा, और R1 अगर जीरो है तो R2 प्रिज्म एंगल A के बराबर होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 का सम A होता है। तो देखो नॉर्मल इंसिडेंस वर्ड अगर क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि तीन चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये तीन चीजें हमें नॉन है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का मीनिंग होता है। अब नॉर्मल इमर्जेंट, अगर लाइट दूसरी सरफेस से नॉर्मली इमर्ज होती है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल इमर्जेंट अगर सेकंड सरफेस से लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर इमर्ज होती है तो इसका मीनिंग क्या होगा। लाइट जैसे है ये ऐसे निकलती है दूसरी सरफेस से, पहली सरफेस पर कैसे भी आया, बट दूसरी सरफेस से लाइट इस तरह से इमर्ज होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मली इमर्ज हो रही है, इसका मतलब इमर्जेंट एंगल जीरो है। इमर्जेंट एंगल जीरो है, और E अगर जीरो है तो R2 भी जीरो होगा, और R2 जीरो है तो R1 प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। तो ये नॉर्मल डी लाइट इमर्ज होने का मतलब है। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में लिखे होते हैं और इसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। नॉर्मल इमर्जेंट, नॉर्मल इंसिडेंट। अब देखो इस पर बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। If light incident normally on prism, then calculate angle of deviation. तो हमें लाइट का डेविएशन एंगल निकालना है, किसके बराबर होगा अगर प्रिज्म पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो। अब देखो इसका सॉल्यूशन, डेविएशन निकालना है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब I0 है, R1 जीरो, और प्रिज्म एंगल R2 किसके बराबर होगा, प्रिज्म एंगल के बराबर, प्रिज्म एंगल। तो नॉर्मल इंसिडेंट जो वर्ड दे रखा है ना, उसका मीनिंग ही यही, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। अब मुझे डेविएशन अगर निकालना है तो मैं बी पॉइंट पर इसमें लगा दूं, 1 इंटू साइन पी बराबर म्यू इंटू साइन R2। तो बी पॉइंट पे इसमें से लगाते हैं, साइन E इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू √2 और साइन 30। अब साइन 30 डिग्री इसको सॉल्व करूंगा तो E कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंट हमारे पास 45 डिग्री आ गया। नाउ डेविएशन निकालना है, डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस E माइनस A। अब इसमें वैल्यू रखकर हम डेविएशन निकाल सकते हैं। देखो I की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 45 और ये 30, तो आंसर कितना आया, 15 डिग्री। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ लाइट इमर्ज फ्रॉम द अदर सरफेस नॉर्मली। सेकंड सरफेस से लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देखो लाइट इमर्ज हो रही है परपेंडिकुलर, इसका मतलब E0 R2 0 एंड R1 प्रिज्म एंगल 30 डिग्री के बराबर। अब इसका आंसर निकालने के लिए बस ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दें। ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, मुझे आई निकालना है म्यू इनटू sin R1, म्यू की वैल्यू √2 और R1 की वैल्यू 30, तो आई बराबर आ गया 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। If light retraces its original path after reflection from silvered surface, then find I. I means angle of incidence. ये हमारे क्वेश्चन है। हमने देखो प्रिज्म की ये जो वाली सरफेस है इसको पॉलिश कर दिया, मिरर की तरह कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक प्लेन मिरर बन गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट इस प्लेन मिरर पे गिरेगी और प्लेन मिरर पे टकराने के बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब लाइट अगर प्लेन मिरर से टकराने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, तो रिट्रेस करने की क्या कंडीशन होती है। हमने प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर में देखा था कि मिरर पे लाइट मिरर के नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर। लाइट अपना पाथ रिट्रेस तभी करती है जब लाइट मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट हो। तो लाइट अगर मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट होगी इस तरह से, तो ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब R2 एंगल मुझे 0 दे रखा है कि सेकंड यहाँ इस वाली सरफेस पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए और नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो इस लाइट का नॉर्मल से साथ एंगल 0 होगा, जो यहाँ R2 एंगल। अब R2 अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा, जो R1 है वो प्रिज्म एंगल A के बराबर होगा और प्रिज्म एंगल मुझे 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। R1 की वैल्यू A के बराबर है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब देखिए इसके बाद यहां पर इस पहले वाले पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो 1 into A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन 1 into sin I is equal to mu into sin R1। तो sin I is equal to mu root 2 और R1 30 डिग्री, तो यहां से I कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ अब देखो यहाँ एक लाइट इस प्रिज्म पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस तरह से प्रिज्म की दूसरी साइड से इमर्ज होती है। अब यहाँ जैसे डेविएशन का फॉर्मूला यह है, अगर आई और ई को आपस में चेंज कर दूं तो डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अभी ये इंसिडेंट लाइट थी, ये इमर्जेंट लाइट थी, अगर कोई लाइट इस तरह से इमर्ज कराऊं तो इस वाली लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ ई के बराबर है। अब यहां से लाइट इसी पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी, तो इस वाली लाइट के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंट जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां और इस वाले दोनों केस में आई और ई को आपस में इंटरचेंज किया है, प्रिज्म एंगल तो वही रहेगा, R1 R2 एंगल वही है, और अगर ये दोनों एंगल वही है, प्रिज्म एंगल वही है, तो ये वाली टर्म तो चेंज होनी नहीं है, और ये टर्म चेंज नहीं होने का मतलब है डेविएशन सेम होगा। इसको ऐसे समझो एक दूसरे तरीके से, मतलब हम ये दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री है और एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 डिग्री है, और दूसरी इसमें डेविएशन आया डेल्टा 1, और सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारे पास 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 30 डिग्री होगा और इसमें डेविएशन डेल्टा 2, और इन दोनों केस में डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है। इसका मतलब यहां प्रिज्म पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो या 60 डिग्री, दोनों ही सिचुएशन में प्रिज्म से डेविएशन क्या आया है, सेम आया है। मतलब दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए प्रिज्म से जो डेविएशन होता है वो सेम होता है, प्रिज्म से डेविएशन सेम होता है। तो लिखें इस रिजल्ट को, फॉर टू डिफरेंट आई deviation will be same। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए प्रिज्म से जो लाइट का डेविएशन होता है वो सेम होता है। फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन आर सेम फ्रॉम द प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 से 90 डिग्री तक बदलता हूं तो डेविएशन बदलेगा, और डेविएशन और आई में ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये अप्रोक्सीमेटली डेविएशन और आई के बीच ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अब यहां इस ग्राफ में हम ये इस तरह का मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में देख पा रहे हैं यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका मिनिमम, तो यहाँ डेविएशन क्या है, मिनिमम, और जब मिनिमम डेविएशन होता है ना तो I और E बराबर होते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर I और E इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर रही है, एक इस ए पॉइंट पर और एक इस बी पॉइंट पर, और दोनों पॉइंट के लिए क्या चीज सेम है, आई या डेविएशन, डेविएशन सेम है ना। इस ए पॉइंट पर डेविएशन और बी पॉइंट पर डेविएशन सेम है, लेकिन ए पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है और बी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है। दोनों पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। तो अभी जो मैंने ये रिजल्ट लिखा है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम होता है।
ये इसका मतलब। अब ये बताओ इस पहले केस में अगर यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना आएगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, I2 के बराबर होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। और यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, I1 के इक्वल। ये इसका मतलब है। कर लें इस ग्राफ को नोट। अच्छा ये ग्राफ दिखने में पैराबोला जैसा है, बट ये पैराबोला नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये ग्राफ पैराबोला है, तो उसका आंसर है नो। इस ग्राफ का कोई नाम नहीं है, बस ये पैराबोला नहीं है। अब देखिए इसमें कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में हमने देखा था तब होता है प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आर इक्वल। और देखो I और E इक्वल है, तो ये स्नेल्स लॉ जो हमने A पॉइंट पे लगाया था या B पॉइंट पे लगाया था, ये इक्वेशन बनी थी। अब इसमें अगर I और E बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी। अब राइट हैंड साइड बराबर तभी हो सकती है जब R1 R2 बराबर हो, और R1 प्लस R2 तो प्रिज्म एंगल A के बराबर है ना। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो गई, a/2 के बराबर हो गई। नाउ देखिए अगर डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, मिनिमम डेविएशन अगर ये होगा तो I और E बराबर होगा, तो इसको भी I लिख सकता हूं, तो 2I, इससे I निकाल लिया। और ये तो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन A पॉइंट पर स्नेल्स लॉ की, उससे अगर म्यू की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी। अब इसमें म्यू की ये I और R1 की वैल्यू रख देते हैं, तो I की वैल्यू हमारे पास और R की वैल्यू रखने पर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, I और E की वैल्यू R1 की वैल्यू रख देते हैं, म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 साइन A/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अगर कंडीशन प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो ये इसका मिनिमम डेविएशन की केस में है। ये बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे देखो अभी यहाँ पर ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था ना, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एयर कंसीडर की थी और 1 दिया था। मान लो सराउंडिंग का 1 नहीं हो, मतलब इसको हम किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs अगर है, तो फिर हम इस मामले में क्या करेंगे, जहां म्यू आ रहा है इस म्यू को रिप्लेस करेंगे म्यू डिवाइडेड बाय μs से। तो जहां जहां भी म्यू आ रहा है, अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसमें म्यू को रिप्लेस कर देंगे म्यू रिलेटिव से, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, म्यू अपॉन μs इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस केस के लिए। अब देखो प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन में दे रखा है और
मिनिमम डिवीजन दे रखा है, प्रिज्म एंगल दे रखा है। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब देखो ज्यादातर केस में वो प्रिज्म में किस मीडियम में रखा हुआ है वो नहीं देता है। अगर सराउंडिंग मीडियम नहीं दे तो हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। सराउंडिंग का मीडियम अगर नहीं दे रखा है तो मान के चलेंगे वैक्यूम और मींस एयर में रखा हुआ है, तो सराउंडिंग में रखा है तो म्यू की वैल्यू 1। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, म्यू डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।